नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तेहरान पर हुए हमले के बाद इजराइल और ईरान के बीच तनाव बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और हालात युद्ध जैसे बनते नजर आ रहे हैं। राजधानी तेहरान के सेंट्रल इलाकों, खासकर यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जोमहुरी क्षेत्र में कई मिसाइलें गिरने की खबर सामने आई है। सरकारी मीडिया ने कम से कम 3 बड़े धमाकों की पुष्टि की है, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि हमले के बाद दक्षिणी हिस्सों से धुएं के गुबार उठते भी देखे गए, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ईरान ने तत्काल अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और देश भर में मोबाइल सेवाएं भी ठप कर दी गई हैं, ताकि संचार और सुरक्षा पर नियंत्रण रखा जा सके। दूसरी ओर इजराइल में भी हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने पूरे देश में सायरन बजाकर लोगों को सतर्क किया और मोबाइल अलर्ट जारी कर नागरिकों को सुरक्षित स्थानों के पास रहने की सलाह दी है। तो संभावित जवाबी हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इजराइल कार्ड्स ने पुष्टि की है कि हमला किया गया है और देश में आपातकालीन घोषित कर दिया गया है। साथ ही स्कूल, कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है और लोगों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की संभावित भागीदारी की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिससे यह टकराव और व्यापक रूप ले सकता है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तो ईरान ने अपना एयर स्पेस अब बंद कर दिया है। तेहरान में मिसाइल हमलों के बाद दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ईरान ने एयर स्पेस और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी हैं। इजराइल में भी आपातकाल सायरन बजाए गए हैं। तेहरान में मिसाइल हमलों के बाद दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो इजराइल में भी आपातकाल लगा दिया गया है और सायरन बजाए गए हैं। अमेरिका की संभावित भागीदारी से अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरे देश भर में भी इस हमले को लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ इजराइल और ईरान में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, उससे भारत पर भी व्यापक असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कई जगहों पर प्रदर्शन की खबरें निकलकर सामने आई हैं और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रद्युम्न दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। प्रद्युम्न, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच की जो स्थिति है वो लगातार भयावह होती हुई दिखाई पड़ रही है और इसका असर भारत में भी देखने को मिला है। कुछ प्रदर्शन की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल साहिल जी, बताना चाहेंगे जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा हमला किया गया था, जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयात अब्दुल्ला खामेनेई की वहां जो है मौत हो गई, जिसका शनिवार को जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जो है दावा किया था कि उनकी मौत हो गई, जिसकी वहां जो ईरान की सरकारी मीडिया है उसने रविवार को जो है सुबह ही इसकी पुष्टि की। तब से लगातार हर एक जगह प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है और साथ साथ में जो है वहाँ शोक भी मनाया जा रहा है। जिसमें अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर व साथ साथ में श्रीनगर में जो कश्मीरी सिया समुदाय के जो मुस्लिम लोग हैं उनके द्वारा जो लाल चौक पर इसका विरोध प्रदर्शन भी किया गया और साथ साथ में ही लोकसभा का भी आयोजन किया गया। वहीं अगर हम बात करें कि प्रदेश की, जहां लखनऊ में तो एक काफी भारी मात्रा में जो वहां पे सिया समुदाय के जो मुस्लिम लोग हैं वो एकत्रित होकर के जो घंटा घर या इमामबाग, बड़े इमामबाड़े के पास में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये अभी से नहीं, ये सुबह से ही लगातार जारी है और अब तो काफी भारी संख्या में वहां पे लोग मौजूद हो गए हैं और लगातार जो है मुर्दाबाद के नारे वगैरह कर रहे हैं और बैनर लेकर के ही काफी बड़ी तादाद में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें लखनऊ के साथ साथ में हरदोई में भी इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बाराबंकी में भी हो रहा है, साथ साथ में फैजाबाद वगैरह ऐसे कई जिले हैं जहाँ पे इसका भी जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साहिल जी, चलिए प्रद्युम्न, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जहां एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष ने हालातों को भयावह बना दिया है, तो दूसरी तरफ भारत पर भी कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जहां कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिले हैं। तो वहीं ईरान ने अपना एयर स्पेस और मोबाइल सेवाओं को बंद कर दिया है।
इजराइल में भी आपातकाल घोषित कर दिया गया है और सायरन बजाए गए हैं। वहीं कन्नौज में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश की राजनीति और सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर कई तीखे बयान दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आमतौर पर कार्यकाल समाप्ति के बाद इस तरह की यात्राएं होती है, लेकिन यहाँ पहले ही विदेश दौरे किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जमीन पर वास्तविक विकास कार्य हुए होते तो प्रदेश में मोबाइल, सीट और अन्य औद्योगिक उत्पादन पहले से ही नजर आते। शिव सिंह जी के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे और वो समाजवादी विचारधारा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह जी, नेताजी, और उस जमाने से वो समाजवादी विचारधारा क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को विचारधारा से जोड़ें और विचारधारा को किस तरीके से उनके बीच ले जाएं जिससे ये उन्हें महसूस हो कि समाजवादी विचारधारा ही उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए और समाज में किसी भी तरह का भेदभाव न हो, इन बातों को लेकर के शिव सिंह जी के पिताजी हमेशा समाजवादी सोच के साथ जुड़े रहे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। ऐसे बुजुर्ग और उस पीढ़ी के नेता या उस पीढ़ी के लोग जो समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े रहे, हमें दुख है। ऐसे लोगों के जाने से समाजवादी पार्टी का नुकसान बढ़ा हुआ है, इसकी भरपाई होना मुश्किल है और उस पीढ़ी के तमाम हम लोगों ने नेता खोए हैं। यही कन्नौज ने बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताओं को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, मुझे समाजवादी सोच के साथ यहाँ की जनता हमेशा जुड़ी है। वहीं अंबेडकर नगर में आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इस क्रम में अंबेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी से आपसी भाईचारे, प्रेम और सामाजिक सद्भाव बनाए रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या अशांति उत्पन्न न हो सके। तो प्रशासन की तरफ से संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ लगातार गश्त भी की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वो कानून का पालन करें, अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, जिससे सभी नागरिक सुरक्षित और आनंद पूर्वक त्योहार का उत्सव मना सकें। जनपद अंबेडकर नगर का सब निवासियों को उत्तर प्रदेश पुलिस एवं अंबेडकर नगर पुलिस की तरफ से होलिका दहन एवं होली के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सुरक्षा हेतु सेक्टर और जोनल ड्यूटीज लगाया गया है। सदैव आपका सुरक्षा के लिए और सेवा के लिए हम लोग तैयार हैं। महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एंटी रोमियो टीम्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ साथ ये भी हिदायत देना चाह रहा है कि शराब पी के गाड़ी चलाना अवैध है। ऐसे करने वाले लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई किया जाएंगी। इसके अलावा सुरक्षित और सम्मान के साथ ये त्योहार मनाना है और जो भी समूह का माहौल खराब करते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाएंगे। पुनः आप सब लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस और अंबेडकर नगर पुलिस की तरफ से बहुत बहुत। उधर कौशाम्बी जिले की सदर तहसील में तैनात एक नायब तहसीलदार पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप सामने आने के बाद पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि ओवरलोड डंपर चला रहे एक चालक को रोककर उसे सरकारी वाहन में बैठाया गया और उससे हजारों रुपए की मांग की गई। बताया जा रहा है कि चालक ने पास के एक सहज जनसेवा केंद्र से पैसे निकालकर कथित रूप से रिश्वत भी दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और संबंधित अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जिस अधिकारी पर आरोप लगे हैं उसकी तैनाती को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और यह घटना मंझनपुर तहसील की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है। आम जनता में ये चर्चा तेज हो गई है कि जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ही इस तरह के आरोपों में घिर जाएंगे तो फिर आम आदमी न्याय के लिए किसके पास जाए।
इस पूरे घटनाक्रम ने व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसे मामलों में सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो आमजन का भरोसा प्रशासन से उठ सकता है। साथ ही ये भी चर्चा है कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश सरकार, खासकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की छवि को भी प्रभावित करती है, जो कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सख्ती के दावे करती रही है। सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से मुझे भी जानकारी हुई है। तो ये कल का है, शायद दोपहर का वीडियो है, तो उसके माध्यम से मुझे भी जानकारी हुई है। लेकिन उसकी सत्यता क्या है वो एक जांच का विषय है और उसके लिए हम कुछ अधिकारियों को उसको संज्ञान में लाएंगे उसको, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ऑलरेडी चला है। और क्या सच्चाई है इसकी, जो जांच के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। हाँ, क्योंकि बैक साइड का दिख रहा है और एक आदमी उतर रहा है, उसमें कुछ बातचीत भी उसमें आई है। वो उसकी जो टेक्निकल जांच है कराने के बाद ही उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार और अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात करती है, वहीं अपने कर्मचारी अधिकारियों पर भी कड़े निर्देश दिए कि जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो या घूस लेते हुए पकड़ा जाए तो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कौशाम्बी जनपद, जो कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है, इस गृह जनपद के सदर ब्लॉक व तहसील मंझनपुर अंतर्गत नायब तहसीलदार मुबीन अहमद का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों में चर्चा है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो रक्षा करने वाला कौन निकलेगा। आम जनता शिकायत अधिकारियों के पास जाती, जब अधिकारी ही घूस लेते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाए तब न्याय की उम्मीद कैसे की जाएगी। हाँ, ये मंझनपुर ब्लॉक तहसील के अंतर्गत ये मेवहर के पास एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि सरकारी गाड़ी के अंतर्गत उसको बैठाकर डंपर चालक को उससे पैसे की डिमांड की जाती है। उसके पास पैसा कम होता है तो उसको गाड़ी से उतार कर भेजा जाता है, सीएससी से पैसा निकालता है, पैसा निकालकर फिर उसी गाड़ी में आता है, उस गाड़ी में पैसा देता है, तब उसको छोड़ा जाता है। हालांकि इस मामले में जब सदर एसडीएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वीडियो संज्ञान में है, इसकी जांच कराई जाए, जांच कराने के बाद उस पर जो भी विधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में जब जिले के मुखिया डीएम अमित पाल शर्मा से बात किया गया तो उन्होंने कैमरा से भागते नजर आए और दूसरी बात उन्होंने कहा कि वीडियो को देख लिया जाएगा, उसमें जांच कर ली जाएगी, तब उस पर जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर जांच की जाएगी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। लवलेश कुमार, डेली 24 कौशाम्बी। वहीं सीतापुर में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय जीएसटी टैक्स चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त मेहनत से की गई, जहां आरएमपी स्कूल के पास से संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर आरोपियों को दबोचा गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से करीब 2,30,000 रुपए नगद, 3 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, 23 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक, पासबुक और बिना नंबर प्लेट की महिंद्रा 3XO कार बरामद की गई, जिससे उनके संगठित और सुनियोजित नेटवर्क का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूछताछ और जांच में सामने आया कि यह गिरोह देश के कई राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था और अब तक 1000 से ज्यादा फर्जी जीएसटी फॉर्म बनाकर बड़े पैमाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए करोड़ों रुपए की कर चोरी कर चुका था। गिरोह के सदस्य बेरोजगार लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनके दस्तावेज हासिल करते और उन्हीं के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाकर अवैध गतिविधियों को अंजाम देते थे। इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है। साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों और इसके पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि इस तरह के आर्थिक अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोहराने से रोका जा सके। देखिए, आप सभी को आज इस माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि आज हमारे कोतवाली नगर के और साथ में एसओजी सर्विस टीम द्वारा एक अच्छा काम करते हुए एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। थाना कोतवाली नगर में 203/25 मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जीएसटी चोरी लगभग 5 करोड़ 88 लाख की सामने आई थी। इसके पश्चात जो प्रदेश स्तर पे जो एक एसआईटी गठित की गई है और जिसकी समीक्षा आदरणीय डीजीपी सर के द्वारा, साथ में हमारे आईजी रेंज सर, एडीजी जोन सर और हमारे एसपी अंकुर अग्रवाल सर द्वारा लगातार की जा रही थी। तब आज जब इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई, 4 लोगों की इसमें कुल गिरफ्तारी हुई, जिसमें गिरोह का सरगना आशीष, इसके 3 साथी विवेक, कुलदीप और सूरज, इनकी गिरफ्तारी। इनके कब्जे से पुलिस को 3 लैपटॉप, साथ में इनके मोबाइल फोन और फर्जी फॉर्म के इस्तेमाल होने वाले फर्जी सिम, बैंक के दस्तावेज सारे प्राप्त हुए और
एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी की जा रही है, ऐसी लगभग 1221 फर्म जो भारत के 19 राज्यों में इन लोगों ने रजिस्टर की है, उसके भी प्रमाण हमारे हाथ में लगे हैं। आज इनको माननीय न्यायालय के सामने प्रेषित किया जाए। उधर कौशाम्बी जिले में साइबर क्राइम पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। विभिन्न मामलों में डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर फ्रॉड के शिकार कुल 35 पीड़ितों को लगभग 11,84,000 रुपए वापस दिलाए गए हैं, जिससे पीड़ितों को काफी राहत मिली है। इसके साथ ही समय रहते कार्रवाई करते हुए करीब 30 लाख रुपए की संदिग्ध धनराशि को होल्ड भी कराया गया, जिससे आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सका। लगातार बढ़ते साइबर अपराधों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की साइबर टीम ने सक्रियता दिखाई और हेल्पलाइन 1930 पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक खातों को फ्रीज कराया। इस त्वरित कदम के चलते कई मामलों में ठगी की गई रकम को सुरक्षित रखने में सफलता मिली। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी की घटना होती है तो बिना देरी किए तत्काल 1930 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। यह साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। समय पर दी गई सूचना ही ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिससे धनराशि को रोका जा सके और पीड़ित को वापस दिलाने की प्रक्रिया तेज हो सके। जनपद कौशाम्बी की साइबर पुलिस टीम ने इधर विगत 3 महीनों में जो एनसीआरपी पोर्टल्स पे या 1930 पे जो शिकायतें दर्ज थी साइबर फ्रॉड की, उसके संबंध में कार्रवाई करते हुए करीब 35 साइबर ठगी के पीड़ितों का पैसा वापस कराया है। कुछ का इसमें 100% पैसा वापस हुआ है और कुल अमाउंट देखेंगे तो ये 12 लाख से अधिक का है। इसमें जो जिनके पैसे वापस हुए हैं वो कुछ लोग भी यहाँ पे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और इनको आपके माध्यम से मैं जागरूक भी करना चाहूँगा कि साइबर ठगी का जो अपराध है इस समय बहुत तेज़ी से प्रचलन में है और कैसे कैसे अपराध हो रहा है अभी आपने सुना इसके संबंध में। तो इसमें सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है और इसको जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है। जब भी कभी भी साइबर फ्रॉड किसी के साथ हो तो 1930 को तत्काल मिलाए। 1930 को तत्काल मिलाने के बाद वो जो अमाउंट होता है वो जाके ऑटोमेटिकली फिर वो होल्ड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ताकि फिर कंप्लेंट की जांच करने के बाद उसका पैसा उसको जो पीड़ित है उसका वापस हो जाता है। तो बदायूं जिले की दातागंज तहसील में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच तीखी बहस ने अचानक उग्र रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहां कुर्सियां तक चलने लगी, जिससे तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद एक महिला अधिवक्ता ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले को और संवेदनशील बना दिया। घटना से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वो कामकाज पूरी तरह ठप रखेंगे। इस विरोध के चलते तहसील का सामान्य कामकाज भी प्रभावित हुआ और कई जरूरी कार्य बाधित हो गए। पूरा मामला दातागंज तहसील कार्यालय से जुड़ा बताया जा रहा है, जहाँ अब स्थिति को शांत कराने और विवाद के समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अधिवक्ताओं की ओर से न्याय और निष्पक्ष जाँच की मांग लगातार उठाई जा रही है। हाँ, मैं एडवोकेट आशा दीक्षित। आज एक मुकदमे में तारीख लगी हुई थी और वो फाइल हमारी एसडीएम कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर के आई थी। ट्रांसफ़र के बाद पहली तारीख थी 28। तो आज हमारे यहाँ होली का प्रोग्राम था, इसलिए हड़ताल लिख करके चली गई। हम फाइल में तारीख पता करने गए तो तहसीलदार बोले कि वो फाइल तो आप देख लीजिए, अंदर रखी है। उस फाइल में तो हमने आदेश कर दिया है। तो अब वो अपने विश्राम कक्ष में ही बैठे थे, उधर कोर्ट में थे भी नहीं, वहीं बात कर रहे थे। तो जब मैं गई तो बोले मुझे तो इसी तरह से काम करना है, आपको जो करना हो कर लीजिए। मेरे साथ अपमानजनक भाषा में बात करने लगे। तभी मैंने अपने अध्यक्ष को बुलाया। अध्यक्ष और सचिव और हमारे कैशियर सब लोग वहां पहुंच गए और हमारे अधिवक्ता साथी भी पहुंच गए, लेकिन वो अपनी भाषा से नहीं बदले। लगातार यही कहते रहे कि आपका जो मन हो कर लीजिए, और मेरे महिला के साथ एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा जो कि नहीं करनी चाहिए थी। मैं 66 साल की बुजुर्ग महिला हूं और साथ ही अधिवक्ता भी हूं। उन्हें यह भी ज्ञान नहीं था कि मैं सीनियर सिटीजन से बात कर रहा हूं। तहसीलदार साहब का रवैया पहले से ही खराब रहा है। मेरे लिए जब फोन आया कि वहाँ विवाद हो रहा है तो मैं और मेरे सामान्य सचिव संतोष यादव जी और तो बदायूं जिले में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया, जहां तेज रफ्तार का कहर एक परिवार पर भारी पड़ गया।
उसहैत थाना क्षेत्र के अटैना गंगा पुल के पास हुए इस हादसे में पिता पुत्र की बाइक को दूसरी तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में 22 वर्षीय युवक जो इंटरमीडिएट का छात्र था ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसके पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि युवक अपने रिश्तेदार ही से एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। उधर संभल जिले के बहजोई कोतवाली क्षेत्र में आने वाले होली और रमजान जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने एक अहम पहल करते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में क्षेत्र के विभिन्न समुदायों के धर्मगुरु, ग्राम प्रधान और सम्मानित नागरिक शामिल हुए, जहां आपसी सहयोग और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान होली के जुलूसों को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसमें उनके तय मार्ग, समय और संवेदनशील स्थानों की गहन समीक्षा की गई। देखिए, आज थाना बहजोई पर और इससे पूर्व सर्किल के थाना धनानी पर हुई होली और रमजान के मद्देनजर सभी क्षेत्र के संभ्रांत लोगों को बुलाकर, होली आयोजकों को बुलाकर तथा धर्मगुरुओं को बुलाकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसके क्रम में आज थाना बहजोई पर सभी ग्राम प्रधान तथा अन्य संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाकर बैठक में यह निर्देशित किया गया है कि होली एक शांति और हर्षोल्लास का त्यौहार है। इसमें किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कृत्य ना किया जाए जिससे कि ये शांति भंग हो तथा किसी को परेशानी का सामना करना पड़े और अनावश्यक रूप से विधिक कार्रवाई करने की जरूरत पड़े, तथा साथ ही क्षेत्र में किसी प्रकार से कोई मादक पदार्थ या अवैध शराब की यदि बिक्री होती तो उसकी तत्काल सूचना दें और उस पर 100% अंकुश लगाने के लिए सभी को आश्वस्त किया गया है। होली वाले दिन अनावश्यक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति पर रंग आदि बलपूर्वक से ना फेंकें जो नहीं खेलना चाहता है, और साथ ही साथ होलिका दहन वाले दिन और होली वाले दिन भी नवयुवकों को यह सलाह दी गई है कि वो हुड़दंग करते हुए या अनावश्यक रूप से सड़क पर बाइक वगैरह चलाकर कोई दुर्घटना का शिकार ना हो, इस प्रकार के। उधर कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र के ग्राम छिमिरछा में होली पर्व से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। और आपको बता दें, इस क्रम में क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें विशेष रूप से होलिका दहन स्थल का बारीकी से जायजा लेकर वहां की तैयारियों की समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजामों पर ध्यान दिया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। होलिका दहन स्थल पर भीड़ नियंत्रण, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेटिंग, उचित प्रकाश व्यवस्था और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन के वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशासन की ओर से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि त्योहार के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना न हो और लोग सुरक्षित माहौल में त्योहार मना सकें। इसके साथ ही स्थानीय ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उन्हें आपसी भाईचारे, शांति और सौहार्द के साथ होली मनाने की अपील उनसे की गई। लोगों को यह भी कहा गया कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। प्रशासन का उद्देश्य है कि त्योहार का माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण और सकारात्मक बना रहे, जिससे सभी लोग मिलजुल कर खुशियां मना सकें। वहीं बलरामपुर स्थित एक चीनी मिल में कार्यरत स्थायी कर्मचारी ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लगभग 23 वर्षों से मशीन ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहे इस कर्मचारी का कहना है कि 2 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण अवकाश लेने के बाद जब वो ठीक होकर पुनः ड्यूटी पर लौटा तो उससे एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। कर्मचारी ने बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद उसे कार्यस्थल में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिससे उसकी स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके कारण उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित कर्मचारी ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही उनसे अपनी पुनर्बहाली और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की भी अपील की। समाचार लिखे जाने तक मिल प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मैं 2 तारीख तक ड्यूटी किया, उसके बाद 3 तारीख को मेरा तबीयत खराब हो गया। मैंने सूचना दे करके मैं दवा कराने चला गया। करीब 15 दिन तक मैं अपना दवा का इलाज करवाया। उसके बाद में जब मैं ठीक हो गया तो मैं अपना कागज पत्तर मेडिकल वगैरह लेकर के मतलब मैं गया चीनी साहब के पास। चीनी साहब ने मतलब मेरा मेडिकल नहीं पास किया। उसके बाद में मैं ड्यूटी रात में 12 बजे मैं ड्यूटी आया, मुझे वापस कर दिया गया कि तुम्हारा मेडिकल नहीं पास हुआ। फिर दूसरे दिन मैं सुबह आया तो मुझे DK सिंह के पास भेजा गया। तो वहाँ मैं जब पहुँचा तो मुझे शपथ पत्र पर मुझे दस्तखत करने के लिए कहा गया कि आप इस काम पर दस्तखत करिए और शपथ पत्र पर दस्तखत करिए, तभी आपको ड्यूटी पर लिया जाएगा। शपथ पत्र में क्या लिखा हुआ था? शपथ पत्र में मतलब अंग्रेजी में लिखा हुआ था, मैं पढ़ नहीं पाया। अंग्रेजी में टाइप किया हुआ था।
तो अंग्रेजी में पढ़ नहीं पाया, तो उसको बोले कि मतलब इस पर तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।